एक माँ का इंतजार। आशा देवी हर रोज दरवाजे पे टकटकी लगाए बैठी रहती और अपने बेटे का इंतजार करती रहती। उन्हें लगता कब बाहर से उनका बेटा आए और कहे, माँ मैं आ गया, और उन्हें अपने सीने से लगा ले। बूढ़ी आंखें रास्ते की तरफ देखते देखते थक जाती, पर फिर भी आशा देवी अपनी उम्मीद नहीं खोती। रोज दरवाजे पे टकटकी लगाए आशा देवी अपने बेटे का इंतजार करती रहती। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती, पर आशा देवी का इंतजार खत्म नहीं होता। वह हर दिन अपने बेटे के आने का इंतजार ही करती रहती। पिछले 5 सालों से यह सिलसिला शुरू था। अपने बेटे का घर आने का इंतजार करती रहती। एक दिन दरवाजे पर बैठे बैठे पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी। कितनी लड़कियों के फोटो आ चुके हैं, कितनी लड़कियों की तस्वीर मैंने तुझे दिखाई है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अब तो मैं बूढ़ी हो चली हूँ, कब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी? आशा देवी ने अपने बेटे रवि से कहा। रवि पेशे से डॉक्टर है। रवि खाना खा रहा होता है। वह बस आशा देवी की बातें सुनता रहा और मुस्कुराता रहता। उसने कुछ नहीं कहा। फिर आशा देवी ने उसे जोर देते हुए कहा, ठीक है, तुझे जो पसंद है तू उसके साथ ही शादी कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और वह सोफे पे जाके बैठ गई। लेकिन याद रखना, अगर तूने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की ना, तो फिर मुझसे किसी तरह की उम्मीद ही नहीं रखना। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे जो पसंद है वह आपको पसंद नहीं है, और जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया है मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। मैं एक साथ 3-3 जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मुझ पर किसी तरह का आप दबाव ना डाले। रवि अपने कमरे में चला गया और आशा देवी थोड़ी देर वहीं बैठी रही और सोचने लगी, मैं जेनी से इसकी शादी नहीं करवाऊंगी। वह विदेश में पली बढ़ी है, उसके संस्कार कैसे होंगे, उसे हमारे यहाँ का रीति रिवाज क्या पता होगा। ना बड़ों का आदर इज्जत करना जानती होगी और ना ही रिश्तों की समझ होगी उसमें। मैं अपने बेटे की जिंदगी किसी ऐसी लड़की के लिए नहीं बर्बाद करूंगी जिसे रिश्तों का कुछ समझ ही ना हो, जो अपनों से बड़ों का आदर इज्जत करना ना जानती हो। समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। रवि का क्या है, उसे तो अभी इन बातों की समझ ही नहीं है। वह तो उसके आकर्षण में आ गया है। एक बार वो हमारी बिरादरी की लड़की से शादी कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ वह कब तक मेरी बात नहीं मानता है। आशा देवी सोने के लिए चली गई। एक दिन आशा देवी बाजार से कुछ सामान खरीद रही थी, तभी उसकी सहेली ने कहा, आशा देख तो, वह मुझे रवि लग रहा है, किसी लड़की के साथ है। काफी मॉडर्न लड़की लग रही है, उसके कपड़े, उसके बाल, उसके पहनावे को तो देख। यह सब सुनने और देखने के बाद आशा देवी गुस्से में तमतमा के घर आ गई। रात में जब रवि हॉस्पिटल से घर आया तो माँ ने रवि से साफ साफ कह दिया कि मुझे तेरा जेनी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तू उसे भूल जा और मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। इस बात को लेकर दोनों माँ बेटे के बीच काफी बहस हुई। गुस्से में रवि भी अपने कमरे में चला गया और आशा देवी वहीं सोफे पे बैठी रही। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, पर अब घर से ज्यादा रवि हॉस्पिटल में ही रहा करता था। इस बात से आशा देवी को बहुत बुरा लगा। आशा देवी ने सोचा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा क्या भरोसा। ठीक है, रवि को मैं जेनी से शादी करने के लिए हाँ कर देती हूँ। ऐसा फैसला करके वह रवि के हॉस्पिटल चली गई। वहाँ रवि के कैबिन में जाने वाली थी, तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। रवि, मैं तुम्हें कितने टाइम से बोल रहा हूँ, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तभी रवि ने डॉक्टर साहब को रोकते हुए कहा कि सर, मैं माँ को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मेरी माँ यहाँ अकेली रहती है और वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उन्हें यहाँ अकेले छोड़ के चल जाऊंगा तो वह उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। तभी आशा देवी कैबिन के अंदर आ जाती है और डॉक्टर साहब से पूछती है, रवि को अमेरिका क्यों जाना है? डॉक्टर साहब कहते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कुछ महीने वहाँ काम करेगा तो एक बहुत बड़ा और अच्छा डॉक्टर बनेगा। माँ कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है रवि, तू चला जा। रवि ने मना किया, पर माँ नहीं मानी और वह बोली, तू जा बेटा, और कुछ महीनों की ही तो बात है।
फिर रवि मान जाता है। माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है तो वह माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ जाता है। माँ कहती है, बेटा जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। रवि हाँ कहता है और माँ का आशीर्वाद लेकर निकल जाता है। धीरे धीरे हफ्ते, महीने और महीने साल बन गए। शुरू के दिन में रवि फोन करता था, पर अब उसने फोन करना भी बंद कर दिया था। आशा देवी जी जब भी फोन करती तो रवि यही कहता, माँ अभी कुछ दिन और वक्त लगेगा, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। अब आश्रम में लोग बातें करना शुरू कर दिए थे कि माँ को यहाँ छोड़ के अमेरिका में मजे से रह रहा होगा। अब तो उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली होगी। बच्चों को तो माँ बाप के बुढ़ापे से कोई लेना देना ही नहीं होता है। उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दो और फिर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से मजे से जियो। रवि भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अमेरिका में ही सेटल हो गया होगा, तभी तो वो अब फोन भी नहीं करता है, ना ही आशा देवी को यहाँ से लेने के लिए आ रहा है। अब तो 5 साल हो गए हैं। इतने सालों में जब भी फोन किया आशा देवी ने ही फोन किया है और वह यही कहता है, माँ मुझे अभी और टाइम लगेगा। इतना सब सुनने के बाद भी आशा देवी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह जानती थी उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अब वह वापस आश्रम से अपने घर जाना चाहती थी। आश्रम के मैनेजर से उन्होंने हजारों मिन्नतें करी, तभी मैनेजर साहब ने उन्हें वहां से जाने को दिया। वह वापस अपने घर गई तो वहां जाकर क्या देखा कि पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है। सारी चीजें वैसी ही रखी है जैसे उन्होंने 5 साल पहले रखी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह यह सारी बातें किससे पूछती, इसलिए चुप रह गई और सिर्फ अपने कमरे में जाके सो गई। अब रोज वह अपने बेटे का घर के दरवाजे पे नजर बिठाए आने का इंतजार करती रहती कि कब उनका बेटा रवि वापस आ जाए। फोन ये सोचकर नहीं करती कि कहीं रवि उनसे ये न पूछ बैठे कि आप वृद्धा आश्रम से वापस क्यों आ गई, तो वह उसका क्या जवाब देगी। तभी आशा देवी के पड़ोसी ने कहा, आप अचानक रहने कैसे आ गई? यहाँ तो कितने सालों से किराएदार रहते थे। आशा देवी ने चौंकते हुए कहा, किराएदार? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। शायद रवि कुछ जानता होगा। ऐसा कहकर वह पड़ोसी वहाँ से चला गया। आशा देवी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वह चाहती थी कि अब किसी तरह रवि वापस अपने घर आ जाए और रवि जो कहेगा मैं उसकी बात मान लूंगी। यह सोचते सोचते आशा देवी अपने ख्यालों से बाहर आई। रोज की तरह वह दरवाजे से बैठे अपने बेटे रवि का आने का इंतजार कर रही थी। तभी आशा देवी ने जेनी को देखा। उनको लगा शायद रवि भी इसके साथ आया होगा। अब तक आशा देवी अपना गुस्सा भूल चुकी थी और बस अपने बेटे से मिलना चाह रही थी। उन्होंने जेनी से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटी, तुम मुझे बस मेरे बेटे रवि से मिलवा दो और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। जेनी ने कहा, आंटी रवि मेरे साथ नहीं है। 5 साल पहले ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे जब वह अमेरिका जा रहा था। क्या तुम दोनों साथ नहीं हो? आशा देवी ने चौंकते हुए कहा। तो फिर कहाँ है मेरा रवि? उसने कितने सालों से मुझे फोन नहीं किया है। तभी वृद्धा आश्रम का मैनेजर वहां आया और उन्होंने रवि का सारा सामान आशा देवी जी को सौंपते हुए कहा, यह आपके लिए है। ये सारा सामान रवि का है। उसमें एक वीडियो क्लिप भी था। आशा देवी ने वीडियो क्लिप ऑन किया तो रवि का मैसेज उन्हें मिला। रवि ने कहा, माँ जब तक आपको ये सारी चीजें मिलेंगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी रहेगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज पे। जिस दिन आप हॉस्पिटल के कैबिन में मुझसे मिलने आई थी, आपने आधी बात ही सुनी थी। डॉक्टर सर मुझे अमेरिका मेरे इलाज के लिए भेजना चाह रहे थे, ना कि किसी प्रैक्टिस के लिए। डॉक्टर सर को पता था कि आपको मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने भी आपको सही बात नहीं बताई। शायद आप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैंने यह बात जेनी से भी छिपाई थी। पर अमेरिका में इलाज के दौरान मैं काफी कमजोर पड़ने लगा। मुझे आप दोनों की याद आने लगी। मैंने जेनी को फोन किया यह बताने के लिए कि मैं अमेरिका में अपना इलाज करवा रहा हूँ, पर फोन जेनी के दोस्त ने रिसीव किया। उसने मुझे बताया कि जेनी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है।
मैं एक पल में बहुत खुश हुआ और अगले ही पल उदास भी हो गया, क्योंकि मैं उस बच्चे को देखने के लिए जिंदा नहीं रहता। फिर मैंने दोबारा से जेनी को फ़ोन किया। उससे कहा कि जेनी, तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लो, क्योंकि शायद मेरा बच पाना मुश्किल है और तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जेनी ने मुझसे कहा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम थे और अब तुम्हारे बाद सिर्फ तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी माँ ही रहेंगे। मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में जानती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम माँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। माँ को वृद्धा आश्रम में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तब रवि ने आगे माँ से कहा, माँ, जेनी बहुत अच्छी है, अगर फिर भी मैंने और जेनी ने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आशा देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ और वह मन में सोचने लगी, मैंने क्यों नहीं जेनी और रवि की शादी होने दी, शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। तभी आशा देवी के कंधे पे एक नन्हा सा हाथ आया और अपनी तोतली जुबान में कहा, दादी माँ, आप चुप हो जाओ, मैं तो हूँ ना आपके पास। आशा देवी ने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा जैसे वह रवि का ही छोटा रूप हो। आशा देवी उसे देखते ही रह गई। जेनी ने कहा, जी माँ जी, ये रवि का बेटा है। तभी मैनेजर साहब ने आशा देवी से कहा, माँ जी, रवि ने हमें सब कुछ बता दिया था अमेरिका जाने से पहले, इसलिए जेनी आपके घर को किराए पे दे दिया था ताकि घर बंद ना रहे और इस घर की खुशियाँ कभी कम ना हो। किराए से जो भी पैसा आता था जेनी उसे वृद्धा आश्रम में जमा करवा देती थी। जेनी ने ही हमें रवि की रिकॉर्ड को ही आवाज दी थी ताकि आप जब भी रवि को फोन करो तो उसकी आवाज सुन सको। रवि और जेनी आपको कभी दुखी नहीं करना चाहते थे। आशा देवी ने अपने पोते को गोद में लिया और कहा, मेरा रवि घर वापस आ गया है और अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी ने आपके दिल को कहीं भी छुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।